ओके, सो अब हमारा जो थियोरी था वो थियोरी ख़त्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जो भी टर्म्स है ये पूरे चैप्टर में हमने किया है वो सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। उनको हम कैसे डिनोट करेंगे वो क्लियर होना चाहिए। साथ में उनके यूनिट्स क्या हैं वो क्लियर होने चाहिए और यूनिट्स के डिनोशन क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट विल कम टू फार्मूलाज। बराबर, तो फार्मूलाज भी देख लेंगे कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो न्यूमेरिकल का जो बेस होगा ये वीडियो सेट करेगा। ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव योर फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। सो इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिनोट कैपिटल आई से कर रहे हैं और उसका यूनिट है एम्पियर। चार्ज दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिनोट क्यू से कर रहे हैं और यूनिट उसका कूलम है और कूलम को डिनोट हम कैपिटल सी से कर रहे हैं। टाइम तीसरा फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम डिनोट टी से कर रहे हैं। यूनिट सेकंड है उसका ऐसा यूनिट, अच्छा ये जो भी यूनिट लिया हूँ मैंने ये ऐसा यूनिट लिया हूँ और डिनोट उठे हम एस से कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पी डी से भी डिनोट हो सकता है, वी से भी डिनोट हो सकता है। उसका यूनिट ऐसा यूनिट वोल्ट है, उसे भी डिनोट हम वी से करते हैं। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना। वर्क या वर्क डन हम यहाँ पर डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। ऐसा यूनिट उसका जूल है जिसे हम कैपिटल जे से डिनोट कर सकते हैं। एंड सेम फॉर हीट, हीट एच से डिनोट हो रहा है, यूनिट उसका भी जूल है, या एनर्जी है उसका भी यूनिट जूल होता है। ओके, फिर रेजिस्टेंस है जिसे हम डिनोट आर से कर रहे हैं, यूनिट उसका ओम्स है और इसको हम डिनोट ओमेगा से कर रहे हैं। फिर वी हैव रेजिस्टिविटी जिसे हम रो भी कहते हैं, इसे इसका डिनोशन जो है वो रो है, आर एच ओ। उसका यूनिट है ओम मीटर जिसको आप ओमेगा एम यानी ओमेगा मीटर से भी डिनोट कर सकते हो। एंड यू हैव पावर देन डिनोटेड बाय पी, उसका ऐसा यूनिट वॉट है जिसे हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूलाज की तरफ। तो फॉर्मूलाज में जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसे आप, ये तो एक फॉर्मूला है ना, इसी को याद करके आप इसका और दो बना सकते हो, डिपेंड करेगा आपको फाइंड क्या करना है। जैसे Q इज इक्वल टू आई टी एंड T इज इक्वल टू क्यू बाई आई। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बहुत स्मार्ट रहना है। फिर दूसरा फॉर्मूला तो है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ओके, और इससे आप ये दो फॉर्मूला अगेन यहाँ बना सकते हैं। थर्ड है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू एयर, और ओम्स लॉ को भी आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करेगा क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, जिसे हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू रो इनटू लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया को हम पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ, कंडक्टर का लेंथ कितना बड़ा है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो उस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। कभी कभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं देता है, क्या दे देता है, रेडियस दे देता है या डायामीटर दे देता है, तो उसको हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको कई बार रेजिस्टिविटी फाइंड करने बोलता है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला सेम यहीं से बना है, आर इंटू ए अपॉन एल और आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। कभी कभी लेंथ फाइंड करने में बोलता है, आपके टेक्स्ट बुक में भी एक सम आएगा जिसमें लेंथ फाइंड करने बोला है, तो यही फॉर्मूला से हम लेंथ भी बना लेंगे, है ना। यहीं से हम लेंथ का फॉर्मूला बना लेंगे। क्या होगा लेंथ के लिए, लेंथ यहाँ चले जाएगा, रो नीचे आ जाएगा, लेंथ का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, इजंट इट। तो वहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है, एक को याद रखना है, एक को इस्तेमाल करके दूसरों कैसे इस्तेमाल करना है वो आना चाहिए आपने। फिर आपके पास हीट है, हीट क्या है, आई स्क्वायर आर टी, और इसको भी देखो दो तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये कैसे हुआ है दो तरीके से, तो ये मैंने वीडियो में बताया पहले ही, जो हमारा थियोरी लेक्चर है उसमें ही बात हुआ था, ओम्स लॉ को इस्तेमाल करके। एंड देन पावर वी आई है वोल्टेज इंटू करंट, बराबर, और उसका भी ओम्स लॉ को इस्तेमाल करके आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है गाइस, अच्छा यहाँ पर सबके लिए आंसर सेम नहीं आते, कोई केस में आते हैं कोई केस में नहीं आते हैं, बराबर, तो वो डिपेंड करता है भाई कनेक्शन किस में है। हमने नॉर्मली जैसे स्टार्टिंग में बात किया था वीडियो के टाइम पर कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो, बराबर, तो हीट जो है वो रेजिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट किस में होता है, ये पैरेलल कनेक्शन में कांस्टेंट होता है। तो जब हम सम करेंगे ना तो उस टाइम पर थोड़ा हम अलर्टनेस से करेंगे पूरा, कि इनमें से हम कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करें अपने सम को सॉल्व करने के लिए। आई बात समझ में? ओके, ये हीट आर को कब प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली कब प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पर आई कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब आई कांस्टेंट होगा तो हीट आपका
आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करेक्ट है। तो इसका इस्तेमाल कब होना चाहिए, शायद सीरीज़ में होना चाहिए, क्योंकि आई जो है सीरीज़ में सेम होता है। तो ये सारी चीज़ें है। फिर पावर का इन द सेम वे, अब पावर के भी यहाँ पर दो फॉर्मूला है। यहाँ पर आप देखोगे पावर जो है रेजिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगेन वही बात, यहीं से बात आ गई, जब वो पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली रेजिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो केस में देखो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट होगा तो मेरा पी जो होगा वो रेजिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जब वो आई कांस्टेंट होगा यानी सीरीज कनेक्शन होंगे तो मेरा पावर जो होगा, पावर वो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस व्हेन V is constant, that is pointing towards parallel connection, and P directly proportional to resistance, this is pointing towards series connection. Is that clear? So ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपने दिमाग में रखना है। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तो मैंने दो लिया है, मतलब अगर दो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो बराबर, अगर दो रेजिस्टर्स है और दोनों रेजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टर्स है और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका फॉर्मूला होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, अगर कहीं पर ऐसा कभी भी समय आया, वहाँ पर कहीं भी स्टेटमेंट बोला कि ये फाइंड करके दिखाओ, जैसे कि रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और रेट एट विच वर्क इज डन, यानी आपने क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? कभी भी रेट आया, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, रेट एट विच वर्क इज डन, तो वो कहीं और से नहीं आया, यहीं से आया। देखो पावर क्या होता है, अगर याद है तो आपको, वर्क अपॉन टाइम, बराबर, वर्क का यूनिट, एनर्जी का यूनिट सब सेम होता है। तो रेट एट विच वर्क इज डन, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, दैट मीन्स यू आर समवेयर फाइंडिंग पावर, बराबर है। ये 9th में हमने किया था। फिर गाइज घर में अप्लायंसेस होते हैं, उन अप्लायंस की वजह से हर रोज़ हर महीने हमारे यहाँ पर बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो उसका कैलकुलेशन भी इसी तरह से होता है, बराबर है। तो हमें यहाँ पर पूछते हैं वो लोग कि एक पर्टिकुलर अप्लायंस दे देता है और बोलता है कि अगर ये मंथ के लिए इसका इस्तेमाल हुआ, ये पर्टिकुलर मंथ के लिए इस्तेमाल हुआ, या पर्टिकुलर डेज़ के लिए इस्तेमाल हुआ, या कोई डे नहीं दिया तो 1 डे ले सकते हैं हम लोग, तो इसकी वजह से कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी का खर्चा कितना होगा, और उसकी वजह से बिल कितना आएगा, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ दोनों बात, ठीक है। तो यहाँ पर याद रहे आपने, हमने ऑलरेडी उस बात को वीडियो में डिस्कस किया है थियोरी लेक्चर के, पर यहाँ पर भी समझ लेते हैं इस बात को। जैसे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वन अप्लायंस इन 1 डे, अगर कोई भी एक अप्लायंस एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक ये कि उस अप्लायंस का पावर क्या है, और दूसरा वो कितने टाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, बराबर है। अगर एक दिन की बात हो रही है तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, 1 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कोई पर्टिकुलर मंथ की बात हो गई तो वो मंथ में कितने दिन है, वो दिन से मल्टीप्लाई कर लेना, बराबर है। जो ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई वो कभी वो साल लीप ईयर हुआ तो एक साल पीछे का या 2 पीछे के लीप ईयर्स उनको याद रख लो, बराबर, कौन कौन सी ईयर में था, चलो ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वन अप्लायंस इन 1 डे, दैट इज पावर इनटू टाइम। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूँ मैं आपको। अगर आपका पावर वॉट में होता है और टाइम आपका सेकंड में होता है, तो जो एनर्जी कंज्यूम आता है ना, उसका आंसर जूल्स में आता है, ये याद रहे। ओके, अगर आपका पावर जो है वो किलोवाट में है, पावर किलोवाट में है, और टाइम जो है आपका वो अगर आवर्स में है, बराबर, तो इस टाइम पर जो आपका एनर्जी कंज्यूम का आंसर आएगा वो आएगा किलोवाट आवर, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 फर्क याद रखना, और ये याद रखना आपको किस में फाइंड करना है, आपको जूल्स में फाइंड करना है, या आपको किलोवाट आवर में फाइंड करना है, या यूनिट में फाइंड करना है। तो उस हिसाब से वो कन्वर्जन की ज़रूरत रहेगी। और फिर वी हैव, अगर फाइनली कोई बिल कैलकुलेशन करने बोल दिया, जैसे कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन अप्लायंस फॉर दिस मंथ, तो आप सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम फाइंड करोगे ये फॉर्मूला से। जब एनर्जी कंज्यूम मिल जाएगा तो आपको एक रेट दिया होता है कि भाई उसका पर यूनिट का रेट इतना है, तो रेट से एनर्जी कंज्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पर ये केस में ज़्यादा करके, मतलब हम लोग 99 टाइम हम लोग किलोवाट आवर में, अगर आपको कॉस्ट ऑफ यूजिंग अप्लायंस अगर ये फाइंड करना है तो आपको जो एनर्जी कंज्यूम फाइंड करना होगा वो किलोवाट आवर में फाइंड करना होगा। ये एनर्जी कंज्यूम्ड को किलोवाट आवर में फाइंड करना होगा, यानी पावर किलोवाट में होना चाहिए और टाइम आवर्स में होना चाहिए, इसका ख्याल रखना, ठीक है गाइज। कुछ कन्वर्जन का ध्यान रख लो आप लोग, जैसे कि अगर आपने 1 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर रहे हो,
तो आप बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो, इनका कन्वर्जन फैक्टर 1000 का होता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये 1000 वॉट है। एक बात ये याद रख लो आप लोग, ठीक है। बाकी वो मिली एम्पियर टू एम्पियर, एम्पियर टू मिली एम्पियर, ये तो बात मैंने आपको पहले ही समझाया था, ठीक है। ये एक याद रख लो। अगर आपको 1 आवर को कन्वर्ट करना है 60 मिनट into 60 seconds। तो ये 60 मिनट में भी कर सकते हो, और अगर सेकंड में करना है तो ये 60 इंटू 60 ये सेकंड में। तो एक 1 आवर 60 मिनट होता है, या 1 आवर 60 इंटू 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। अगर इसका उल्टा करना है, जैसे 1 वॉट क्या होगा, तो ये होगा 1/1000 किलो वाट, बराबर। यानी कि आप जो भी नंबर होगा, नंबर को 1000 से डिवाइड कर देना, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़े कन्वर्जन है जिनको याद रखना है, ठीक है गाइज। रेजिस्टिविटी का जब हम सम सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें कई बार जो वायर का थिकनेस देता है ना, वो mm में देता है, हाँ मिलीमीटर। जैसे कि ऐसा बोल देता है डायमीटर इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, ऐसा दे दिया, बराबर है। तो इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो जब अगर हमें सम सॉल्व करना है तो सब के सब कन्वर्जन SI यूनिट सबसे बेस्ट होता है कि आप सबको SI यूनिट में कर दो, यानी एक ही सिस्टम में रखो। यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन जस्ट वन सिस्टम, तभी सम सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले गाइज इस डायमीटर को आप ये 0.5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। आई एम सो सॉरी, आप छोटे यूनिट को बड़े में कर रहे हो ना, तो आप एक काम करो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1 mm कितना होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये आप काम कर दो, 1 mm होता है 10⁻³ मीटर, तो ये नंबर ऐसे ही लिख दिया आपने, और mm के जगह पर 10⁻³ मीटर लिख दिया, ये कन्वर्ट हो गया। फिर आपको चाहिए तो इसको 5 इंटू 10⁻⁴ कर सकते हो, ये पॉइंट को भी एक शिफ्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो ये छोटा नंबर था, आप इसको बड़ा कर रहे हो, तो अगेन एक जो पावर नेगेटिव का है उसका एक और बढ़ जाएगा। तो ये सब आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जहाँ पर कन्वर्जन की जरूरत रहेगी ऐसा हम करते रहेंगे।